पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि ईओटी क्रेन का ड्राइव के साथ वायरिंग कैसे करते हैं। उस वीडियो में मैंने वायरिंग डायग्राम को एक्सप्लेन किया था, फिर पूरे के पूरे वायरिंग को प्रैक्टिकली करके दिखाया था, फिर इसकी टेस्टिंग भी दिखाई थी। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम ईओटी क्रेन के फॉल्ट को कैसे ढूंढेंगे, अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाए तो हम उसको कैसे सही करेंगे, इसके कंट्रोल वायरिंग का फॉल्ट हो या उसके पावर वायरिंग का फॉल्ट हो, तो उन दोनों वायरिंग के फॉल्ट को कैसे ढूंढेंगे और इसके ब्रेकडाउन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इसके कंट्रोल वायरिंग को फॉल्ट को बताऊंगा और फिर इसकी पावर वायरिंग करके इसके पावर वायरिंग को भी फॉल्ट को बताऊंगा कि उसके फॉल्ट को, पावर वायरिंग के फॉल्ट को कैसे ढूंढना है फ्रेंड्स। तो इसका कंट्रोल वायरिंग पहले ही किया हुआ फ्रेंड्स, और सेम टू सेम जैसा पिछले वीडियो में किया था वही है वायरिंग डायग्राम। अभी जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस वायरिंग डायग्राम के हिसाब से ही किया हुआ है वायरिंग। तो इसी वायरिंग डायग्राम के हिसाब से हम इसके फॉल्ट को भी ढूंढेंगे। तो इसमें आपको एक बार वायरिंग डायग्राम एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे किया था फ्रेंड्स वायरिंग। सबसे पहले ये सारे कॉन्टैक्टर जो है फ्रेंड्स 110 वोल्ट के अगर हैं तो हमें 110 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, और 440 से 110 का, और 110 से कॉइल वोल्टेज सबको ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने कि 110 वोल्ट का फेज और न्यूट्रल यहाँ पे ले लिया है। तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट हमने सारे कॉन्टैक्टर के एक कॉइल को कॉमन कर लिया है। 6 कॉन्टैक्टर हैं, 6 कॉन्टैक्टर के एक कॉइल को न्यूट्रल कॉमन कर लिया। फिर जो फेज का वायर है यहाँ से डायरेक्ट उठा के हमने इमरजेंसी के एनसी पे लिया, इमरजेंसी के एनसी पे लिया, और एनसी से आउट होके सारे पुश बटन जो होते हैं हमारे 6 के 6 उन सबको कॉमन सप्लाई दे दिया 110 वोल्ट। और उसके बाद क्या हुआ कि हर पुश बटन से आउट होके वायर जो निकलेगा वो हमारे जो भी, जैसे अप का अगर ये पुश बटन है तो अप के कॉन्टैक्टर को जाएगा, ये डाउन के कॉन्टैक्टर को, ये हमारा फ्रंट, और ये बैक, ये लेफ़्ट और ये राइट। तो इस तरीके के सारे ये पुश बटन है हमारा। पहला जो दोनों है वो अप डाउन का है, दूसरा फ्रंट बैक का, तीसरा लेफ्ट राइट का। तो यहाँ से वायर उठा के सबसे पहले ये जो अप का कॉन्टैक्टर है वो लिमिट स्विच के थ्रू कंट्रोल है फ्रेंड्स। तो यहाँ से वायर उठ के सबसे पहले लिमिट स्विच के एनसी पे गया, और एनसी से आउट होके हमारा डाउन के एनसी पे गया, मतलब इंटरलॉकिंग किया है, और डाउन के एनसी से होते हुए फिर इसके कॉइल पे गया है कि जब तक ये बंद ना हो तब तक ये चालू ना हो। क्योंकि अगर पावर वायरिंग करते समय बताऊँगा कि अगर हम जो 3 फेज जो है फेज सीक्वेंस चेंज करते हैं दोनों कॉन्टैक्टर के आउट में जो होता है, तो अगर इंटरलॉकिंग नहीं होगा, अगर ये कॉन्टैक्टर चिपका रह गया और ये कॉन्टैक्टर लग जाएगा उस टाइम, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फेज टू फेज आपस में मिल जाएंगे 2 फेज, इसलिए इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी है। और फिर दूसरे पुश बटन से लिमिट स्विच नहीं है, अगर है तो लिमिट स्विच सेम टू सेम ऐसी ही वायरिंग होगी। अगर आपके साइड पे अगर लिमिट स्विच इसमें भी लगा हुआ है तो ये यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ से वायर उठ के लिमिट स्विच पे जाएगा, लिमिट स्विच के एनसी से आउट होके फिर इसके एनसी पे जाएगा। यहाँ देखिए इसके एनसी यूज किया हमने, और इसके एनसी से इसके कॉइल को जाएगा। तो दोनों की इंटरलॉकिंग हो गई, और सेम टू सेम इन दोनों कॉन्टैक्टर के लिए वायरिंग किया हुआ है। पहले पुश बटन से वायर उठा के यहाँ से इसके एनसी को दिया, इसके एनसी से इसके कॉइल को, फिर दूसरे पुश बटन से उठा के वायर इसके एनसी को दिया, इसके एनसी से इसके कॉइल को दिया। तीसरे पुश बटन से भी सेम ऐसा ही, यहाँ से वायर उठा के इसके एनसी को, इसके एनसी से इसके कॉइल को, यहाँ से वायर उठा के इसके एनसी को, इसके एनसी से इसके कॉइल को। तो ये हुआ सिंपल सा वायरिंग है। और ड्राइव का वायरिंग भी बता दिया था कैसे, कि ड्राइव के ग्राउंड से एक वायर उठाएंगे, जैसे ये अप डाउन बैक और फ्रंट बैक का कॉन्टैक्टर, उससे हमें इसका रिवर्स फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ से ग्राउंड से इसके वायर उठाया हमने, और इन दोनों कॉन्टैक्टर के एनओ के पे लूप कर लिया है एक ग्राउंड का वायर, और फिर इस पहले एनओ के आउट से M0 पे दिया, दूसरे एनओ के आउट से M1 पे दे दिया। तो जब ये कॉन्टैक्टर लगेगा तो फॉरवर्ड में, जब ये कॉन्टैक्टर लगेगा तो रिवर्स में रन होगा। सेम टू सेम ऐसा ही इस ड्राइव का भी वायरिंग किया हुआ है फ्रेंड्स। तो वायरिंग अभी मैंने बता दिया कैसे किया हुआ। अब इसको फॉल्ट को ढूंढते हैं, सबसे पहले टेस्ट करते हैं, फिर इसको फॉल्ट को ढूंढते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले अप डाउन कॉन्टैक्टर ऑन करता हूँ। सबसे पहले ये इमरजेंसी अगर लगा रहेगा तो देखिए कोई भी पुश बटन काम नहीं कर रहा है। अब इसको इमरजेंसी हटा देते हैं, इमरजेंसी हटा दिया, पहला लगाया, पहला ऑन हो गया, अप का, डाउन का। अब देखिए अगर अप का कॉन्टैक्टर लगा हुआ है फिर हम डाउन का दबाते हैं तो हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ऐसे ही डाउन का कॉन्टैक्टर लगा हुआ अब दबाएंगे तो काम नहीं करेगा क्योंकि इंटरलॉकिंग है। और इसमें लिमिट स्विच का भी कनेक्शन है, ऑन किया और जैसे हमारा लिमिट स्विच इंगेज होगा ये बंद हो जाएगा। तो लिमिट स्विच की इंटरलॉकिंग है। अब ये जो है बैक फ्रंट और बैक के लिए है। तो फ्रेंड्स जब ये पुश बटन ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पे रन कमांड आएगा फॉरवर्ड का, और ये जब पुश बटन करेंगे तो रन कमांड आएगा रिवर्स का। ये देखिए फॉरवर्ड का लाइट आ गया,
रन और फॉरवर्ड का बंद कर दिया, रन और रिवर्स का लाइट आ गया, मतलब रिवर्स में हमारा ड्राइव को आउटपुट मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ड्राइव की सेम टू सेम, इस ड्राइव को भी पावर नहीं दिया, सेम टू सेम ये दोनों कॉन्टैक्टर से भी ये दोनों ऑन होगा। फ्रेंड्स अभी इसको ऑन करके देखते हैं इन दोनों कॉन्टैक्टर को। देखिए पहला ऑन हुआ, फिर दूसरा ऑन हुआ। तो हमारा टेस्टिंग कंप्लीट है। अब इसके फॉल्ट को कैसे ढूंढना है, सबसे पहले मान लो सब इसमें कितने टाइप के फॉल्ट हो सकते हैं कंट्रोल वायरिंग में। कंट्रोल वायरिंग में फॉल्ट हो सकता है कि कोई भी पुश बटन काम नहीं कर रहा है। अगर कोई भी पुश बटन काम नहीं कर रहा है तो हमें देखना है कि इमरजेंसी का एनसी जो है हमारा वो वर्क कर रहा है कि नहीं। इमरजेंसी के एनसी को मीटर के थ्रू हम उसको कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, दिखाता हूँ आपको कैसे। तो फ्रेंड्स वो हमारा इमरजेंसी है, हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पे दबाएंगे दोनों पॉइंट पे तो कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब वर्क कर रहा है। अगर यहाँ कंटिन्यूटी नहीं आएगा तो हमारा कोई भी पुश बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि 110 वोल्ट जो है डायरेक्ट पहले इस पर है, फिर इसके थ्रू होते हुए यहाँ से होते हुए सारे पुश बटन को गया है। तो सबसे पहले अगर कोई भी पुश बटन काम नहीं कर रहा है तो हमें रिमोट में ही चेक कर लेना है कि यहाँ एनसी वर्क कर रहा है नहीं, क्योंकि रिमोट तो हमारा नीचे ही रहता है। इस कंट्रोल पैनल का काम करने के लिए हमें हमारे क्रेन के ऊपर चढ़ना पड़ता है। दूसरा चीज़ कि हमारा ट्रांसफार्मर से 110 वोल्ट आ रहा है, लेकिन बीच में कोई वायर जो है यहाँ से रिमोट से हमारे पैनल तक एक 8 कोर या 10 कोर का वायर ले जाते हैं हम। तो उसके वायर में अगर कोई भी वायर हमारा ख़राब हो गया, 10 कोर में से कोई भी एक कोर ख़राब हो गया तो हमारा काम नहीं करेगा। मान लो कि 110 जो सीधे सप्लाई आया है इस एनसी पे, अगर वही वायर ब्रेक हो गया है तो फिर हमारा कोई भी पुश बटन काम नहीं करेगा। अगर एनसी सही है फिर भी, अगर एनसी सही है फिर भी काम नहीं कर रहा, मतलब कि 110 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, अगर ये पुश बटन, ये हमारे सारे पुश बटन, ये एनसी काम कर रहा है लेकिन इसमें से कोई भी एक पुश बटन काम नहीं कर रहा है, कोई भी, मतलब कि मान लो अप का कॉन्टैक्टर काम नहीं कर रहा है, कि अप का कॉन्टैक्टर मान लो काम नहीं कर रहा है, तो अप के कॉन्टैक्टर का इंटरलॉकिंग आप देख पा रहे हैं कि लिमिट स्विच से है और डाउन के एनसी से है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा फेज आ रहा है कि नहीं। ये इससे आउट होके यहाँ फेज आ रहा है, तो ये अगर नहीं आ रहा है तो ये वायर में प्रॉब्लम है। अगर यहाँ आ रहा है तो फिर इसको, इसके एनो को चेक करेंगे, इसके पुश बटन को। अगर पुश बटन दबाने से यहाँ से वोल्टेज यहाँ पहुँचता है। दूसरा, अगर यहाँ एनो सही है फिर भी ऑन नहीं हो रहा तो सबसे पहले हम लिमिट स्विच का जो एनसी पॉइंट है यहाँ पे चेक करेंगे। दोनों जगह वोल्टेज चेक करेंगे, दोनों पे तरफ आना चाहिए हमारा 110 वोल्ट। अगर नहीं है तो हम वायर निकाल के और मीटर से कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे इसको ऑन करके। यहाँ ये अगर ऑफ कंडीशन में एनसी होना चाहिए, ऑन कंडीशन में एन होना चाहिए। तो अगर ऑफ कंडीशन में ये दोनों एनसी होना चाहिए कंटिन्यूटी पे, तो अगर वो सही है तो फिर आगे चेक करेंगे इस कॉन्टैक्टर का जो हमारा एनसी पॉइंट है। ये कॉन्टैक्टर बंद कंडीशन में एनसी होना चाहिए। एनो एनसी ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा या कॉन्टैक्टर चेंज करना पड़ेगा अगर एनसी काम नहीं कर रहा है तो, क्योंकि ये एनसी से होते हुए ही इसके कॉइल को जाएगा। और सबसे लास्ट कंडीशन है कि सब जगह सही है, यहाँ भी वोल्टेज आ रहा है हमारा, तो फिर हमें कॉइल का प्रॉब्लम है। और सबसे पहले न्यूट्रल तो चेक कर लेना है सारे जगह कि न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं। जहाँ भी अगर इस कॉन्टैक्टर को नहीं पर चेक आ रहा है वोल्टेज, तो सबसे पहले न्यूट्रल ही चेक कर लें कि न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं। फेज और न्यूट्रल पे क्या करेंगे, देखिए इसको चेक करने का तरीका क्या है। अगर डायरेक्ट फेज आ रहा है तो टेस्टर से भी यहाँ देख लेंगे कि वोल्ट जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ वोल्टेज पहुँचता है कि नहीं। अगर वो पहुँचता है तो न्यूट्रल चेक कर लेंगे। न्यूट्रल चेक करने का तरीका है कि यहाँ वोल्टेज पे सेट करेंगे और इस दोनों कॉइल पे अपना मीटर ऐसे लगा के रखेंगे और इसको यहाँ से दबाएंगे और देखेंगे कि वहाँ वोल्टेज जितना भी कंट्रोलिंग है उतना पहुँच रहा है कि नहीं। अगर वो पहुँच रहा है तो हमारा फिर कॉइल का प्रॉब्लम है। ये सारे कंडीशन हो सकते हैं अगर कोई एक चीज़ ऑन नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स, वो सबसे जिस अगर आपके ईओटी क्रेन में अगर सारे मोटर्स पे लिमिट स्विच का कंट्रोल है तो सब पे लिमिट स्विच का कंट्रोलिंग चेक करना है। अगर लिमिट स्विच के अलावा क्या होता है फ्रेंड्स, इस कॉन्टैक्टर को ऑन करना है तो इसका एनसी चेक करना है, इंटरलॉकिंग में यही चेक करना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एनओएनसी का ही हो सकता है फ्रेंड्स। और दूसरा, जो इस कंट्रोल पैनल से हमारे जो रिमोट तक वायर आता है, केबल आता है वो 10 कोर का, उसमें सब ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई वायर घिस जाता है, कट जाता है कहीं पर, तो वायर को चेक करना है। तो वायर को चेक करने के लिए क्या करना है, जैसे ये पुश बटन दबाया, ये पुश बटन दबाया तो यहाँ से वायर जो है हमारा यहाँ तक जो गया है वो बहुत लंबा केबल होगा वो, तो उसमें से इसकी यहाँ से जो वोल्टेज निकला है वो यहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं हमारे कंट्रोल पैनल पे। यहाँ से वायर निकला है तो सबसे पहले हमारे कंट्रोल पैनल के टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे गया, इस टर्मिनल से निकल के यहाँ से घूम के हमने इस साइड वाले पे दिया और साइड वाले से निकल के लिमिट स्विच पे गया और लिमिट स्विच से वापस होकर यहाँ आया। तो मतलब हमें लिमिट स्विच को चेक करना है तो इन दोनों पॉइंट को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट को आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसी तरीके से
सारे कॉन्टैक्टर का कॉइल का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, कॉइल का कंट्रोलिंग चेक कर सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि अगर ड्राइव ऑन नहीं हो रहा है, तो ड्राइव ऑन नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से जो वायर है ड्राइव से, ये तो कंट्रोल पैनल में ही सब कुछ होगा, तो वायर केबल चेक करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से वायर इन दोनों के एनओ पे गया, तो यहाँ तक तो डायरेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फॉरवर्ड में ऑन नहीं हो रहा है तो इसके एनओ को चेक करेंगे, अगर रिवर्स में ऑन नहीं हो रहा है तो इसके एनओ को चेक करेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो उस एनओ को चेंज करेंगे, दूसरा एनओ डाल देंगे। और ड्राइव के पैरामीटर्स मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अगर यहाँ पे जैसे डेल्टा का ड्राइव है तो हमारे इसको बाहर से ऑन करने के लिए, एक्सटर्नल ऑन करने के लिए यहाँ से P01 जो है वो इस पे 1 की सेटिंग होनी चाहिए। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाना घटाना है तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और अगर हमें बहुत धीरे से एकदम स्टार्ट करना है, बहुत स्मूथ स्टार्ट करना है, तो P10 के वैल्यू को हमें बढ़ाते जाना है। 0.5 है, यहाँ पे हम बढ़ा के 5-6 कर देंगे तो एकदम धीरे धीरे हमारा जो है मोटर रन करेगा, तो जिससे क्या होगा कि करंट को झटका नहीं मिलेगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे कंट्रोल वायरिंग की फॉल्ट। अब इसकी पावर वायरिंग का वायरिंग डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके हिसाब से वायरिंग करता हूँ, फिर उसको फॉल्ट कैसे सही करना वो भी बताता हूँ। जैसा अभी मैंने वायरिंग डायग्राम दिखाया सेम टू सेम मैंने वैसा वायरिंग कर लिया है यहाँ पे। तो देखिए एक बार इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर से 440 वोल्ट हमने 220 को 440 बनाया और यहाँ पे 2 फेज दे दिया इनपुट। तो सबसे पहले मेन MCB जो है, मेन MCB पे हमारा 3 फेज इनपुट आ गया, यहाँ से 3 फेज इनपुट निकला और हमारा 3 MPCB यूज किया हमने तीनों मोटर के लिए। तो यहाँ से एक फेज उठा के हमने यहाँ दे दिया, यहीं से फेज उठा के यहाँ दे दिया और यहाँ से उठा के यहाँ दे दिया, मतलब। और फिर इसी तरह येलो फेज और इसी तरह ब्लू फेज भी हमारे MCB के आउट से हमारे तीनों MPCB के इनपुट पे दे दिया है। तीनों MPCB का इनपुट का 3 फेज मिल गया हमें। अब क्या करना है, एक MPCB से आउट होके, इस MPCB से आउट होके हमने 3 फेज उठाया और पहले कॉन्टैक्टर को, और यहीं से फेज टू फेज सेम सीक्वेंस में दूसरे कॉन्टैक्टर को भी दे दिया हमने 3 फेज सप्लाई। और ये इस MPCB से वायर उठाया 3 फेज आउटपुट से और उठा के सीधे हमने ड्राइव को इनपुट दे दिया और इस MPCB से आउट होकर दूसरे ड्राइव को दे दिया। अगर फ्रेंड्स हमें ड्राइव को नहीं कॉन्टैक्टर को देना है सप्लाई, कॉन्टैक्टर वाला हमारा अगर पैनल है, तो जैसे इस कॉन्टैक्टर से आउट होकर यहाँ दिया था वैसे ही इस कॉन्टैक्टर से आउट होकर इन दोनों पे और इस कॉन्टैक्टर से आउट होकर इन दोनों पे इनपुट दे देना है। अब फ्रेंड्स इनपुट की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हमारा कॉन्टैक्टर का आउटपुट का वायरिंग देखते हैं। तो कॉन्टैक्टर के आउटपुट में देखिए यहाँ पे R फेज पहले, R से R पहले पे, Y दूसरे पे और ब्लू तीसरे पे सेम टू सेम फेज में रखा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने लूप कॉमन किया दोनों फेज टू फेज। यहाँ पे पहले फेज को इस कॉन्टैक्टर के पहले फेज से पहले पॉइंट पे दे दिया वायर, मतलब रेड फेज को रेड फेज से दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे ब्लू फेज दूसरे नंबर से हमने उठा के तीसरे नंबर पर डाला और येलो फेज तीसरे नंबर से उठा के दूसरे नंबर पे डाला। लेकिन आउट में हमने फ्रेंड्स कॉन्टैक्टर के इन पे फेज सेम रखा, लेकिन आउट में आप देख पा रहे हैं कि हमने फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो क्या होगा कि जैसे ये जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पावर है रेड पे आएगा और यही रेड वायर यहाँ पे चला जाएगा और येलो और ब्लू सेम टू सेम फेज सीक्वेंस आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये हमारा फेज सीक्वेंस चेंज होकर मिलेगा, मतलब दोनों का जो मोटर का डायरेक्शन होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स दोनों कॉन्टैक्टर से जब हमारा मोटर ऑन होगा तो दोनों कॉन्टैक्टर से पावर सप्लाई तो यहीं आ रहा है तीनों पे, यहाँ से हम मोटर को 3 फेज मोटर को दे देंगे। और दोनों कॉन्टैक्टर से जो जब ये कॉन्टैक्टर होगा तो हमारा जिस डायरेक्शन में मोटर मूव करेगा ये जब कॉन्टैक्टर होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में मूव होगा, क्योंकि हम फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया है।
तो हमारा ये अप का कॉन्टैक्टर, ये डाउन का। तो हमें अगर ये कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, अगर हमारा ये कॉन्टैक्टर अप नहीं डाउन की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे हम फेज सीक्वेंस मोटर का चेंज कर देंगे। यहाँ से चेंज कर सकते हैं या यहाँ से मोटर का 2 वायर इंटरचेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है अप के लिए वो अप का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और तीसरा, और ये दूसरे दोनों ड्राइव का आउटपुट तो सिंपली है फ्रेंड्स, यहाँ से ड्राइव के आउटपुट से 3 वायर निकालेंगे और एक मोटर पे चला जाएगा हमारे बैक और फ्रंट वाला मोटर है ये, तो यहाँ से बैक और फ्रंट के मोटर पे चला जाएगा। और ये तीसरा ड्राइव जो है हमारा लेफ़्ट राइट के लिए, तो यहाँ से 3 वायर उठेगा और लेफ़्ट राइट के मोटर पे चला जाएगा। लेकिन इसमें एक इशू है फ्रेंड्स कि बैक फ्रंट का जो हमारा मोटर होता है वो 2 होता है। तो 2 मोटर होते हैं तो दोनों यहाँ से वायर उठ के दोनों मोटर पे जाएगा कॉमन। तो अगर दोनों मोटर का अगर हमारा डायरेक्शन, जैसे दोनों मोटर का डायरेक्शन अलग अलग हो गया, अगर किसी में भी फेज सीक्वेंस अगर चेंज होगा मोटर का, तो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें क्या करना है कि किसी भी एक मोटर का फेज सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो हमारा मोटर दोनों एक डायरेक्शन में घूमने लगेगा। लेकिन एक डायरेक्शन में भी पहले से ही घूम रहा है तो उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ एक ही मोटर लगा रहता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए कि इसमें वायरिंग कैसे की हुई है मैंने। अब इसके फॉल्ट को देख लेते हैं कि अगर फॉल्ट हो तो क्या होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले इसको ऑन करके टेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए MCB ऑन किया हमारा, और ये इसके लिए ये यूज़ किया है हमने। जैसे MPCB ऑन किया हमारा ड्राइव ऑन हो गया, और ये हमारा इस कॉन्टैक्टर के लिए है। ये ऑन किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पावर आ गया है। अगर फॉल्ट क्या क्या हो सकता है पावर वायरिंग में फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए कि अगर कोई भी हमारा, जैसे मान लो कि ये अप डाउन का मोटर चालू नहीं हो रहा, अप में चालू नहीं हो रहा है, तो अप में नहीं चालू हो रहा है और डाउन में चालू हो रहा है, तो कि हमें इनपुट पावर तो मतलब मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो हमें डाउन में चालू नहीं हो रहा है, तो हमें सीधे कॉन्टैक्टर का जो ये ऑन करके और यहाँ पे 3 फेज मीटर से चेक कर लेंगे कॉन्टैक्टर से आउट होकर हमारा पावर आता है कि नहीं। यहाँ पे 3 फेज 440 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए हमें 3 फेज आउटपुट पे। अब फ्रेंड्स दोनों में से कोई भी चालू नहीं हो रहा है तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। यहाँ पे वोल्टेज देख लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो इसका जो MPCB है उसको चेक करेंगे कि MPCB में अगर ट्रिप है तो फिर इसको मोटर को चेक करना है कि क्यों ट्रिप हुआ है। लोड वोड देख लेना है मोटर का। तो मोटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी अर्थिंग चेक करना है। मोटर अगर सही है तो फिर हमें इसको रीसेट करके और चालू करना है, और रीसेट करेंगे तो जैसे 3 फेज पावर हमारे यहाँ से आ जाएगा और मोटर चला जाएगा। और अगर ट्रिप नहीं है फिर भी पावर नहीं आ रहा तो इसके इनपुट में पावर देखेंगे, इनपुट में यहाँ से पावर जो गया वो देखेंगे। तो फिर यहीं से डायरेक्ट यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पावर आया तो फिर इसके MPCB पे चेक करेंगे, MPCB के इनपुट पे आया फिर MPCB के आउट पे चेक करेंगे, MPCB आउट से यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ से फिर इसके आउट पे चेक करेंगे, यहाँ से फिर मोटर पे जा रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। इस तरीके से हर एक सीक्वेंस में चेक कर सकते हैं अगर कोई मोटर वर्क नहीं कर रहा है तो। ये पावर वायरिंग की बात बता रहा हूँ केवल। और ड्राइव के साथ अगर हो रहा है, यहाँ से सीधे MPCB से ड्राइव पे गया है तो हमें MPCB अगर ऑन है, ये यहाँ पे ड्राइव पे पावर मिल रहा है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो फिर ड्राइव का प्रॉब्लम है। मान लो फ्रेंड्स रन कमांड जा रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है तो पावर वायरिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स, सिंपल है, इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ चेक करेंगे फ्रेंड्स, ड्राइव के साथ अगर हमारा ऑन नहीं हो रहा है और इनपुट मिल रहा है और यहाँ रन कमांड में मिल रहा है और ऑन नहीं हो रहा है तो हमें मोटर का चेक करना है। और मोटर को चेक करने के लिए लोड कितना ले रहा है तो हमें एम्पियर यहाँ से डायरेक्ट ड्राइव से भी चेक कर सकते हैं, एम्पियर से कि कितना एम्पियर ले रहा है। अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो हमें मोटर को चेक करना है। और दूसरा हम यहाँ पे भी वोल्टेज चेक नहीं करेंगे ड्राइव के आउटपुट में, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, तो हम यहाँ पे एम्पियर चेक करेंगे मल्टीमीटर की मदद से। तो फ्रेंड्स एक चीज़ है बताना कि वो हमारे EOT क्रेन में ब्रेक भी लगा रहता है, तो ब्रेक का वायर जो होता है अगर 2 फेज का ब्रेक है हमारा, मान लो जैसा अभी ड्राइंग में दिखाया, तो हमें क्या करना है कि यहाँ से जो 3 फेज मोटर पे जाएगा वहीं से 2 फेज उठा के और मोटर के टर्मिनल से उठा के हम ब्रेक पे डाल देंगे। इस तरीके से जहाँ भी ब्रेक लगा हुआ उससे हम डायरेक्ट 2 फेज सप्लाई दे के ऑन कर सकते हैं। अगर ड्राइव से पावर गया है तो ड्राइव का पावर हम ब्रेक में नहीं देंगे, हमें कॉन्टैक्टर से पावर अगर गया है तो उसी में देंगे। और सबसे ज़्यादा ब्रेक जो यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वो हम अप डाउन के कॉन्टैक्टर में यूज़ करते हैं, तो अप डाउन मोटर के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी ये तो अप डाउन के लिए हमें कॉन्टैक्टर ही यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम 2 फेज दे सकते हैं मोटर से डायरेक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि EOT क्रेन का पावर वायरिंग का फॉल्ट हो या कंट्रोल वायरिंग का फॉल्ट हो उसको कैसे सही करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ को बताया है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और बहुत लंबा हो गया और कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो एकदम ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिए इसको, तभी समझ में आएगा।
एक बार में नहीं समझ में आता तो 2-3 बार देखिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।